हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा था? डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था, जिसमें हम बोल रहे थे हमारे पास एक सिस्टम था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस पड़े थे और कभी हम इन चार्जेस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल रहे थे और कभी इन चार्जेस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे टोटल। ठीक है, तो इसमें अलग अलग चार्जेस थे पूरे सिस्टम में, मतलब डिस्क्रीट थे चार्जेस, अलग अलग जगह पे चार्जेस पड़े हुए थे और उनकी वजह से हम किसी एक जगह इफेक्ट देख रहे थे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में या फिर फोर्स के रूप में। ठीक है, तो ये तो बात हुई डिस्क्रीट चार्जेस की, डिस्क्रीट सिस्टम जो था चार्जेस का। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूस जो मैंने वर्ड बोला है ये, इसका मतलब क्या है? जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी सरफेस के ऊपर। ठीक है, कोई भी मटेरियल है मेरे पास, कोई भी जैसे वन डायमेंशनल मटेरियल हो सकता है, वो 2D मटेरियल हो सकता है, 3D मटेरियल, जैसे मार्कर है। अगर इसके ऊपर मैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ मैं कि इसके ऊपर पूरा चार्ज है और वो कॉन्टिन्यूस है। यहाँ से चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर पूरे पे सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 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 पूरे पे प्लस प्लस चार्ज है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस चार्ज का मतलब यही है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कोई भी बॉडी है हमारे पास 1D 2D 3D, उस पूरी बॉडी पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस है, कहीं भी डिस्क्रीटनेस नहीं है। अगर वो है तो वो है ही, सीधा चार्ज वहाँ पे है, कोई भी डिस्क्रीटनेस नहीं है उसमें। कॉन्टिन्यूस का मतलब सीधा सीधा ये है। अब देखो, अब इस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें वही बातें करनी है जो हम डिस्क्रीट वाले केसेस में पहले करके आए हैं। जैसे हमने फोर्स की बात करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की बात करी थी, वही बातें होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एक कोई भी सरफेस मान लेता हूँ। अभी मैं सीधे सरफेस ही मान रहा हूँ। इस 2D और 1D उसमें हम बात करेंगे थोड़ी देर में। अब एक सरफेस है मेरे पास, इस पूरे सरफेस पे सपोज क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूसली, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस एक पॉइंट पे यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा है, इस एक पॉइंट पे यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा है और मुझे इस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस क्यू नॉट पे फोर्स निकालनी है, कितनी लगेगी। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक एलिमेंट मान लूँगा इसमें, छोटा सा एलिमेंट। ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट मैंने इसमें कंसिडर किया। इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर एक छोटा सा चार्ज है जो कि बोल रहा हूँ मैं डी क्यू। ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर छोटा सा चार्ज है, वो कितना है? डी क्यू। सपोज ये जो डी क्यू एलिमेंट है ये इस क्यू नॉट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर है, यानी आर वेक्टर बोल सकते हैं इसको हम। इस पॉइंट से ये आर डिस्टेंस दूर है। ठीक है, अब देखो, इस पूरे कॉन्टिन्यूस चार्ज में से हमने डी क्यू एक पार्ट चुन लिया है, यानी एक डिस्क्रीट चार्ज की तरह हमने इसको देखा डी क्यू। अब डिस्क्रीट चार्जेस के बीच में हमें फोर्स तो पता है, अगर ये एक चार्ज है ये एक चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स तो हम इजीली निकाल सकते हैं। वो फोर्स हम कैसे निकाल रहे थे? हम बोल रहे थे 1/4πε0 और क्यू नॉट है वहाँ पे और डी क्यू है और अपना आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं आर कैप लिख दूंगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होगा वो आर कैप होगा। ठीक है, ये मेरे पास फोर्स आ गई है इस डी क्यू चार्ज की वजह से। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है? मेरे पास क्वेश्चन है कि ये पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से मुझे इस पॉइंट पे फोर्स निकालनी है। देखिए, जब डिस्क्रीट चार्जेस होते थे, अलग अलग चार्जेस पड़े हैं सब जगह पे, तो हम उनका एक एडिशन कर रहे थे, जिसको हम बोल रहे थे सुपर पोजिशन, और वो वेक्टर एडिशन था, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल था वो। अब इसमें क्या है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, इसमें वैसा एडिशन तो हो नहीं सकता है। तो कॉन्टिन्यूस एडिशन के लिए, जब भी कॉन्टिन्यूस का केस आए तो उसमें एडिशन होता है, जो वो होता है इंटीग्रेशन के द्वारा। उस केस में हम इंटीग्रेशन करते हैं, जहाँ भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी वहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन की बात अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे इस पॉइंट पर टोटल फोर्स अगर निकालनी है, ये टोटल फोर्स मान लो ये है एफ, तो ये एफ कैसे आएगी? मैं इसका जो डी एफ वैक्टर मैंने निकाला है इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे वही है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से, कि डी एफ भी एक वेक्टर था, ऐसे ऐसे कई सारे वेक्टर्स इसमें बन सकते हैं। ये एक डी क्यू था, एक डी क्यू यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, तो कई सारे ऐसे वेक्टर्स बन सकते हैं। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए हमने ये साइन लगाया। बाकी आगे हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन में ये पूरी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, 1/4πε0 और ये क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। तो मेरे पास एक टोटल फोर्स आ जाएगी, किसकी वजह से? इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर। अब सपोज अगली चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इस ही जहाँ पे क्यू नॉट पॉइंट रखा है, ये सपोज ये क्यू नॉट चार्ज जहाँ पे रखा है ये पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी पे मुझे इस कंटिन्यूस चार्ज की वजह से मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, टोटल कितनी है। तो हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो था मेरा फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, यानी एफ अपॉन क्यू नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हमने क्यू नॉट क्या बोला था? टेस्ट चार्ज बोला था। एक क्यू बोला था जिसको हम सोर्स चार्ज बोल रहे थे, और वहाँ पे जो फील्ड थी वो उस सोर्स चार्ज की फील्ड थी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उस सोर्स चार्ज की ही थी। अब अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाह रहा हूँ इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो क्या आएगी मेरे पास? इस फोर्स को मैं क्यू नॉट से डिवाइड कर दूंगा।
तो अगर मैं इस फोर्स को Q0 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास सिंपली E आ सकता है। इसको अगर मैं इस पूरे को Q0 से डिवाइड करूँगा तो ये Q0 हट जाएगा, तो सिंपली मेरे पास 1/4πε0 dq/r², और ये r कैप, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्टिन्यूस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल ली है। ठीक है, अब ये दोनों ये एक्सप्रेशन हम याद रखते हैं। अभी आगे जो चीज़ें आएंगी ये एक्सप्रेशन उसमें मेनली यूज़ होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इसके टाइप्स देखते हैं। ये मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला टाइप होता है इसका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा टाइप होता है इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा टाइप होता है इसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे इसमें, और फिर हम एक एक करके पहले ये तीनों डिस्कस करेंगे, उनकी स्टेटमेंट देखेंगे क्या आएगी। ठीक है, उनकी स्टेटमेंट हम देखेंगे क्या आएगी। तो सबसे पहले क्या है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो चार्ज है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक ही डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लाइन चार्ज का मतलब है एक लाइन है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एक केस इसका क्या हो सकता है कि मेरे पास एक वायर है, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक केस क्या हो सकता है, मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये लाइन चार्ज इन दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, अब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया कि एक ही डायमेंशन में, जैसे लाइन के ऊपर ही, ये भी तो लाइन ही है, ये लाइन मैंने पकड़ के ऐसे रिंग बना दिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का उसको हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है लैम्डा, इसको बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ें शुरू हो रही हैं आप लोगों की, यहाँ से कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही हैं। ठीक है, लैम्डा क्या होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी। अब सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो लेंथ है इतनी, ये L है, ठीक है, और इसके ऊपर टोटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब मैं लाइन चार्ज डेंसिटी की बात करता हूँ तो मैं इस लैम्डा को लिखता हूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब इस पूरी लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब सपोज जैसे दूसरा केस है, ये एक रिंग है, इसका रेडियस R है, तो अगर मुझे इस रिंग के लिए लैम्डा निकालना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इस रिंग के लिए लैम्डा क्या होगा, सपोज Q चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के, तो Q अपॉन इसकी पूरी लेंथ कितनी होगी, सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होती है, 2πr। तो इस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी ये आ जाएगा। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने देख लिया है क्या होता है। अब लीनियर चार्ज देखिए, अब अगर मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ लेंथ की, या फिर मैं इतनी लेंथ की बात कर रहा हूँ, सपोज इतनी लेंथ पे dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इतनी जो लेंथ है वो dl बोल रहा हूँ मैं, तो उस केस में लैम्डा क्या आएगा, dq अपॉन dl, यानी dq क्या आ जाएगा यहाँ से, लैम्डा dl। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्टेटमेंट थी वो कुछ इस तरीके की थी। जो हमने लिखा था वो था 1/4πε0 dq अपॉन r² और r कैप। ठीक है, अब इसमें जो ये dq है इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखनी है तो मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ, यानी dq को मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं इसको 1/4πε0 को बाहर ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, और इस dq को लैम्डा dl अपॉन r² लिख दूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इन टर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये केस हो गया हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी का। इसमें दूसरा केस आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो अब दूसरा टॉपिक जो है मेरे पास इसमें वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की हम बात करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्लियर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस की बात कर रहे हैं तो वो 2 डायमेंशन में, सरफेस मतलब एक एरिया टाइप है, 2 डायमेंशन में जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये पूरा बोर्ड है, अगर इस बोर्ड के ऊपर मैं चार्जेस डाल दूं तो वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब जैसे उस केस में मैं लैम्डा पढ़ा, इस केस में ऐसे ही होता है सिग्मा, और सिग्मा को बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे उसमें लैम्डा था चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इसमें हम लेंथ की बात कर रहे थे, लाइन की बात कर रहे थे, इसमें हम एरिया की बात कर सकते हैं, क्योंकि इसका पूरे का क्या होगा, एरिया होगा, जैसे उसमें लेंथ थी। तो इस सिग्मा को हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया को एस से भी दिखा सकते हैं और ए से भी दिखा सकते हैं। अभी मैं एस बोल रहा हूँ। ठीक है,
एस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुक्स में प्रेफर करते हैं कई बार एस, आप ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिग्मा क्या हो गया, डी क्यू, सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अब अगर मैं बोलूँ जैसे पिछली बार बोला कि मैंने एरिया माना और इतने एरिया में जो चार्ज है वो डी क्यू है और इतने एरिया का जो एरिया है वो डी एस है, तो सिग्मा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी क्यू अपॉन डी एस। यहाँ से मेरे पास डी क्यू आ सकता है सिग्मा डी एस, ठीक है। यहाँ से मेरे पास सिग्मा डी क्यू आ सकता है सिग्मा डी एक्स। अब हमारा फिर से वही एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन 1/4πε0 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब डी क्यू ये वाली वैल्यू मैं वहाँ पे पुटअप कर सकता हूँ, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी किसके टर्म्स में, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसके टर्म में। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये ई आ जाएगा मेरे पास 1/4πε0 डी क्यू की जगह सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर और ये आर कैप। तो अब मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में, ठीक है। अब थर्ड मेरा जो टॉपिक बचा है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वो भी सिंपल ही है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या होगा, उसमें सिर्फ वॉल्यूम की बात करेंगे, जैसे इसमें एरिया की, पिछले केस में लेंथ की। अब इस वाले केस में हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशनल सरफेस की बात करेंगे। अब देखो जो हमने अभी पढ़ा सरफेस वाला, इसमें मैं अगर तुम्हें कहूँ कि एक स्फीयर है, स्फीयर एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है मेरे पास। और स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर चार्ज होता है यहाँ पे सरफेस पे चार्ज होता है स्फेरिकल कंडक्टर की। अगर ये स्फीयर है तो इस पर अगर टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज इस पर क्यू है और जो उसका रेडियस है वो आर है, तो अगर मुझे इसका सिग्मा निकालना है, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया किसी भी स्फीयर का क्या होता है, 4πr²। तो इस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी हम क्या निकाल सकते हैं, क्यू अपॉन 4πr²। ये सरफेस की बात की हमने, ठीक है। अब अगला केस क्या है, अगला केस है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। अगला केस है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब है जो चार्ज है ना वो 3 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक स्फीयर है मेरे पास, सॉलिड स्फीयर है, उस स्फीयर में अंदर भी है, पूरे सरफेस पे भी है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ठीक है। यानी उसके बल्क में है, वॉल्यूम में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसमें ऐसे ही एक टर्म आती है रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। अब रो को क्या बोलेंगे, रो को बोलेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब ऐसे ही इसमें मैं इसमें डी क्यू एलिमेंट मान लेता हूँ, इसकी वॉल्यूम डी वी है, तो यहाँ से मैं रो को क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू बाय डी वी। यानी यहाँ से मैं डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, रो डी वी, डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, रो डी वी। तो इसी तरीके से मैं दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक एक्सप्रेशन क्या था मेरे पास, 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू की जगह मैं ही रख देता हूँ, तो 1/4πε0 डी क्यू क्या आ जाएगा, रो डी वी, और ये आर स्क्वायर और ये आर कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाले केस में भी आ गया है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट बस इसका लेक्चर का क्या रहेगा, वो रहेगा अगर मेरे पास कोई स्फीयर है, जिसके ऊपर कोई स्फीयर है मेरे पास, सॉलिड स्फीयर है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर भी वॉल्यूम है उसकी, बल्क में, तो उसकी रो निकालना है मुझे। रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज अपॉन उसकी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, टोटल चार्ज तो क्यू है जैसे, और इसमें अंदर भी चार्ज है पूरे में, तो क्यू क्या हो जाएगा इसका, क्यू रो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन वॉल्यूम यानी 4/3πr³। यहाँ से रो आ जाएगा इसका, ठीक है। अभी ये कंडक्टर नहीं है, इसकी बात अभी आगे होगी। कंडक्टर वाले केस में सरफेस पे ही चार्ज रहता है, इसकी बात हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो है, वो देख लेना जरूर, क्योंकि वो एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा ये। थैंक यू सो मच, बाकी ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।